इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन रही है। करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं बिल्कुल। और महीनों की कड़ी मेहनत, रात दिन की शूटिंग और भारी भरकम प्रमोशन के बाद आखिरकार रिलीज का दिन करीब आता है। हर कोई सुपर एक्साइटेड है। हाँ, वो जो रिलीज से पहले वाला माहौल होता है। बिल्कुल। लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म पहुंचने से ठीक पहले अचानक पता चलता है कि उस पूरी फिल्म का सबसे बेहतरीन हाई क्वालिटी प्रिंट इंटरनेट पर मुफ्त में बंट रहा है। बाप रे, ये तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। वही तो। और सबसे बड़ी बात, किसी हैकर ने कोई जटिल कोडिंग करके इसे नहीं चुराया है, बल्कि उसी सिस्टम के किसी भरोसेमंद इंसान ने इसे बाहर निकाला है। ओ, मतलब एक इनसाइड जॉब। एकदम। और ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये हाल ही में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय के फिल्म जना नायगन के साथ घटी कड़वी सच्चाई है। जिसका निर्देशन एच विनोद ने किया है। हाँ। और इसके लीक ने ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे भूचाल ला दिया है। ये वाकया वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म के चोरी होने की घटना भर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये डिजिटल युग में हमारी बौद्धिक संपदा, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा और डरावना सवालिया निशान है। राइट। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ जानकारी और डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब उस संपत्ति की रखवाली करने वाले ही सेंधमारी कर दें, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। और इसीलिए आज की इस गहरी छानबीन में हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास जो तमाम स्रोत और रिपोर्ट्स हैं, वो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई आम पायरेसी का मामला नहीं है जिसे बस इग्नोर कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस विषय की पूरी तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक बहुप्रतीक्षित फिल्म रिलीज से पहले ही लीक हो गई, इसके पीछे की तकनीक और पूरा तंत्र क्या है, और कानूनी पहलू भी। हाँ बिल्कुल। हम ये भी देखेंगे कि भारत के पायरेसी कानून ऐतिहासिक रूप से कितने कमजोर रहे हैं और 2023 के जो नए संशोधन आए हैं, उन्होंने कैसे इस पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों जना नायगन का ये मामला भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, करो या मरो की स्थिति बन चुका है। सही कहा। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पायरेसी का एक नॉर्मल तरीका क्या होता है। और ये खास मामला उस नॉर्मल तरीके से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब भी हम पायरेसी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर यही आती है कि कोई व्यक्ति सिनेमाघर में बैठा है। हाँ, वही छुप कर रिकॉर्ड करने वाला। राइट। उसने चुपके से अपना स्मार्टफोन या कोई छोटा कैमरा निकाल रखा है और वो पर्दे पर चल रही फिल्म को रिकॉर्ड कर रहा है। और सामने से कोई दर्शक उठकर जा रहा है, किसी के खांसने की आवाज आ रही है। बिल्कुल। और स्क्रीन भी एकदम टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। इसे शायद कैम प्रिंट कहते हैं ना। हाँ, एकदम सही कहा। वो पायरेसी का सबसे पुराना और आम तरीका है। इसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि ये फिल्म के असली एक्सपीरियंस को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। कोई मजा नहीं आता उसे देखने में। बिल्कुल। इसके अलावा आजकल एक और तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। वो कौन सा? जब कोई फिल्म सिनेमा घरों से हटकर किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब OTT पर रिलीज होती है ना, तब पायरेट्स उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा चक्र को तोड़ते हैं। अच्छा। इस सुरक्षा चक्र को डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट या शॉर्ट में DRM कहा जाता है। एक मिनट रुकिए, ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट असल में काम कैसे करता है? क्या ये किसी तरह का कोई पासवर्ड है जो वीडियो फाइल पर लगा होता है? इसे एक डिजिटल तिजोरी और उसकी चाबी की तरह समझ सकते हैं। ओके। जब कोई स्ट्रीमिंग सर्विस कोई फिल्म ब्रॉडकास्ट करती है, तो वो वीडियो फाइल पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती है। मतलब कोई नॉर्मल प्लेयर उसे प्लान नहीं कर सकता है? एकदम सही। वो एक ऐसे कोड में बदली होती है जिसे कोई साधारण वीडियो प्लेयर पढ़ ही नहीं सकता। जब वो वीडियो किसी के फोन या स्मार्ट टीवी पर चलता है, तो उस डिवाइस के अंदर मौजूद DRM सॉफ्टवेयर के पास उसे डिकोड करने की चाबी होती है। समझ गया। तो पायरेट्स इस चाबी को चुरा लेते हैं? चुराते नहीं हैं, बल्कि वे इस डिकोडिंग की प्रक्रिया के बीच में ही सेंध लगाते हैं। जैसे ही वीडियो डिवाइस पर डिकोड होकर स्क्रीन पर दिखने वाला होता है, वे उसी पल उस उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो को कैप्चर कर लेते हैं। ओह, तो OTT वाली पायरेसी रिलीज के बाद की एक तरह की तकनीकी हैकिंग है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो जन नायगन के साथ हुआ वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही इंटरनेट पर आ गई। और वो भी कोई खराब कैम प्रिंट नहीं। वही तो, बल्कि एकदम साफ हाई क्वालिटी प्रिंट। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बड़ी अजीब सी एनालॉजी आई। अच्छा, वो क्या? धुंधली तस्वीरें खींच रहा है। तो कैसा है? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे बैंक का ही कोई कर्मचारी
जिसके पास तिजोरी की चाबी है, वो अगले दिन लॉन्च होने वाली किसी नई करेंसी का मास्टर ब्लूप्रिंट लेकर मुख्य दरवाजे से बड़े आराम से बाहर निकल गया हो। वाह, ये उदाहरण एकदम सटीक है। प्री रिलीज हाई क्वालिटी लीक का सीधा सा मतलब यही है कि सुरक्षा प्रणाली में अंदरूनी सेंध लगी है। अंदर कई आदमी है। बिल्कुल, ये बाहर से होने वाली हैकिंग नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। इस मामले में हमारे सोर्स स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि ये लीक सप्लाई चेन के अंदर से ही हुआ है। सप्लाई चेन? हाँ, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने ये काम किया है जिसके पास फिल्म की असली फाइल का वैध यानी लेजिटिमेट एक्सेस था। तो इस सप्लाई चेन को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक आम दर्शक तो शायद यही सोचता है कि फिल्म बनी और सीधा सिनेमा घर में लग गई। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन शूटिंग खत्म होने और रिलीज होने के बीच में ये फाइल असल में किन-किन रास्तों से होकर गुजरती है? ये रास्ता बहुत लंबा है और कई लोगों के हाथों से होकर गुजरता है। सबसे पहले शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म एडिटिंग रूम में जाती है। ठीक है। वहां से विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स स्टूडियोज, साउंड मिक्सिंग के लिए ऑडियो इंजीनियरों के पास, फिर कलर ग्रेडिंग के लिए एक अलग टीम के पास जाती है। मतलब हर स्टेज पर अलग-अलग लोगों के पास पूरी फाइल जारी है। बिल्कुल। और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाती है तो इसे सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के अधिकारियों को भेजा जाता है और अंत में इसे देश और दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा घरों के सर्वर तक पहुंचाया जाता है। बाप रे। और इन सभी चरणों में ना शामिल लोगों को अपना काम करने के लिए फिल्म की एक हाई क्वालिटी कॉपी चाहिए ही होती है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। अगर इस पूरी कड़ी में एक भी इंसान लालच में आ जाए या कोई लापरवाही कर दे तो पूरी फिल्म खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल, एक छोटी सी चूक और सब खत्म। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो सीधे तौर पर हर फिल्म देखने वाले इंसान से जुड़ा है। हम इस लीक पर इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं, पर एक आम दर्शक को इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? बहुत से लोग ये सोचते हैं। हाँ, मतलब किसी बड़े स्टूडियो का नुकसान हो रहा है, किसी स्टार का नुकसान हो रहा है, तो इसमें आम जनता का क्या लेना देना? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखने में लगता है कि नुकसान सिर्फ फिल्म निर्माताओं या बड़े एक्टर्स का हो रहा है, लेकिन अंततः इसका पूरा बोझ दर्शकों की ही जेब पर पड़ता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई फिल्म रिलीज से पहले हाई क्वालिटी में लीक होती है तो बहुत से लोग उसे मुफ्त में डाउनलोड कर लेते हैं। जाहिर है। इससे सिनेमा घरों में टिकटों की बिक्री गिर जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो किसी फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, वे भी उस फिल्म की कीमत कम आंकने लगते हैं क्योंकि वो तो पहले से इंटरनेट पर फ्री में मौजूद है। मतलब फिल्म का पूरा वैल्यूएशन ही जमीन पर आ गिरता है। बिल्कुल। और जब स्टूडियोज को इस तरह करोड़ों का घाटा होता है ना, तो वह अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स में इस जोखिम की कीमत भी जोड़ देते हैं। अच्छा, तो भरपाई कहीं और से की जाती है? हाँ, इसकी भरपाई के लिए सिनेमा घरों के टिकट महंगे कर दिए जाते हैं या फिर स्ट्रीमिंग सेवाओं का जो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है वो बढ़ा दिया जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो एक पायरेट की चोरी की कीमत लाखों ईमानदार दर्शकों को चुकानी पड़ती है। ये तो सरासर अन्याय है। तो अगर बैंक का ब्लूप्रिंट अंदर का ही कोई आदमी चुरा ले और उससे आम जनता का नुकसान होने लगे, तो पुलिस और कानून को तुरंत हरकत में आना चाहिए। हाँ, आइडियली तो यही होना चाहिए। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो पायरेसी के मामले में हमारे कानून और उनका पालन कुछ खास सख्त नहीं रहा है ना? ऐतिहासिक रूप से तो भारत का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ही ढुलमुल रहा है। दशकों तक हमारे यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर पायरेसी करने वालों को कोई खास तवज्जो दी ही नहीं गई। मतलब उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था? नहीं, अदालतों और पुलिस का पूरा फोकस सिर्फ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या पायरेसी के बड़े सरगनाओं को पकड़ने पर होता था। अच्छा। कोई एक व्यक्ति जो किसी स्टूडियो में बैठकर चुपचाप एक पेन ड्राइव में फिल्म कॉपी कर रहा है, उसे पकड़ने की न तो कोई कोशिश होती थी और ना ही उस पर किसी का ध्यान जाता था। और शायद इसी लापरवाही का नतीजा था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। हमारे स्रोतों में जिक्र है कि अमेरिका जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तो भारत को नोटोरियस मार्केट यानी कुख्यात बाजार का टैग तक दे दिया था। हाँ, वो टैग भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों के माथे पर एक कलंक की तरह था। इसका असर क्या होता था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये चेतावनी दी जा रही थी कि भाई, भारत में आपकी क्रिएटिव प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है। अरे बाप रे! लेकिन क्या हमारे पास कानून ही नहीं थे? ऐसा नहीं था कि हमारे पास कानून नहीं थे। 1957 का कॉपीराइट एक्ट मौजूद था, लेकिन उसकी धारा 63 और 63A के जो प्रावधान थे वो बहुत ही कमजोर थे। मैं एक अंदाजा लगाता हूं, अगर आज के समय में किसी 100 करोड़ या 200 करोड़ के फिल्म का नुकसान होता है तो उस पुराने कानून के तहत जुर्माना कितना रहा होगा? शायद
10-15 लाख रुपए? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सच में? तो कितना था? उस पुराने कानून के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उल्लंघन के लिए अधिकतम सिर्फ 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए? हाँ, सिर्फ 2 लाख। अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ की फिल्म रिलीज से पहले लीक कर रहा है और बदले में उसे ब्लैक मार्केट से लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो उसके लिए 2 लाख का जुर्माना तो मतलब व्यापार करने की एक मामूली सी कीमत है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल। ये तो उस भारी भरकम नुकसान के आगे मूंगफली के दाने बराबर भी नहीं है। यही वो खामी थी जिसका पायरेट्स जमकर फायदा उठाते थे। और सबसे अजीब बात बताऊं? क्या? अगर कोई व्यक्ति बार बार यही अपराध करता था तो हर बार उसे अधिकतम यही सजा मिलती थी। मतलब कानून में कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सके। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन जननायक के मामले में हालात बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि तमिलनाडु पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम विंग इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और अब तक 6 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक सिस्टम नींद से जाग गया है। क्या सजा के उन पुराने नियमों में कोई बदलाव हुआ है? संशोधन किया गया। अच्छा, तो 2023 में फाइनली कुछ एक्शन लिया गया? हाँ, इस अमेंडमेंट ने भारतीय पायरेसी कानून को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कानूनी भाषा में कहें तो इसने कानून को तीखे दांत दे दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस नए संशोधन में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? अब जुर्माना सिर्फ कुछ हजार या लाख रुपयों की एक फिक्स लिमिट तक सीमित नहीं है। नए कानून के तहत पायरेसी करने वाले पर फिल्म के ऑडिटेड ग्रॉस बजट का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 5%? फिल्म के पूरे बजट का? जी हाँ। एक मिनट, इसका गणित समझते हैं। अगर कोई फिल्म जन नायगन जितने बड़े स्तर की है, जिसका बजट मान लेते हैं कि 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए है, तो 200 करोड़ का 5% हुआ 10 करोड़ रुपए। बिल्कुल। और ये रकम किसी भी आम इंसान या कर्मचारी को पूरी तरह से दिवालिया करने के लिए काफी है। बैंकरप्ट कर देगी उसे। 10 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। वही तो। 2 लाख रुपए का जुर्माना तो कोई भी अपनी बचत या घर बेचकर चुका सकता था, लेकिन 10 करोड़ रुपए, ये पीढ़ियों तक चलने वाला कर्ज बन सकता है। तो ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक तरह से आर्थिक मौत की सजा है। ये साफ तौर पर सप्लाई चेन में बैठे हर उस इंसान के लिए खतरनाक चेतावनी है जो चंद पैसों के लालच में ऐसा करने की सोच रहा है। एकदम सही। यही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है, एक डर पैदा करना। लेकिन कानून चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए, एक बुनियादी समस्या अभी भी अपनी जगह कायम है। वो क्या? ये अपराध सड़क पर नहीं बल्कि इंटरनेट की अथाह और जटिल दुनिया में हो रहा है। हाँ, और इंटरनेट की दुनिया तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं से बंधी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए फिल्म स्टूडियोज को पता चल गया कि फिल्म लीक हो गई है, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि सप्लाई चेन के उन सैकड़ों लोगों में से असल में वो गद्दार कौन है? फाइल तो सबके पास थी ना। मतलब वो जो हम अक्सर न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, वीडियो के कोने में एक पारदर्शी सा लोगो या चैनल का नाम लिखा होता है। हाँ, लोग अक्सर वही समझते हैं। तो अगर वो ऐसा है तो पायरेट्स उसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से ब्लर कर सकते हैं या उस हिस्से को क्रॉप भी तो कर सकते हैं। वो तो बहुत ही ट्रेडिशनल वाटरमार्किंग होती है, लेकिन हाई एंड फिल्म स्टूडियोज जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे फोरेंसिक वाटरमार्किंग कहते हैं। फोरेंसिक वाटरमार्किंग? हाँ, ये किसी लोगो की तरह नहीं होती जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें। ये पूरी तरह से अदृश्य होती है, इनविजिबल। अदृश्य? तो फिर ये काम कैसे करती है? मतलब जब दिखती ही नहीं तो चोर पकड़ा कैसे जाता है? कॉपियां सप्लाई चेन में अलग अलग विभागों जैसे एडिटिंग टीम, सेंसर बोर्ड या किसी खास डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती हैं, तो हर कॉपी में एक यूनिक डिजिटल कोड पिरोया जाता है। ओके। ये कोड वीडियो के पिक्सेल्स के रंगों में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव करके डाला जाता है या फिर ऑडियो की उन फ्रीक्वेंसीज में छिपाया जाता है जिन्हें हमारी आंखें या कान पकड़ ही नहीं सकते। ओहो, मतलब अगर कोई स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर ले या फाइल की बस एक कॉपी भी बना ले तो वो कोड उस वीडियो के डीएनए की तरह हमेशा उसके साथ रहेगा। बिल्कुल, आप उसे अलग कर ही नहीं सकते। और जब वो लीक हुई फिल्म इंटरनेट पर आती है तो स्टूडियोज उस फाइल को डाउनलोड करते हैं और अपने खास सॉफ्टवेयर से उस अदृश्य कोड को स्कैन कर लेते हैं। और स्कैन करते ही सब पता चल जाता होगा? एकदम। कोड मिलते ही उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये वही कॉपी है जो मान लीजिए चेन्नई के एक विशेष डिस्ट्रीब्यूटर को दी गई थी। चोर अनजाने में ही अपनी उंगलियों के डिजिटल निशान फाइल पर छोड़कर चला जाता है। ये तो अपराधियों को पकड़ने का एक बहुत ही शानदार और साइंटिफिक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि एक असली व्यवहारिक समस्या अभी भी है। वो कैसे? मान लीजिए
आपने चोर को पकड़ लिया, उसे जेल में डाल दिया, उस पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन जो फिल्म इंटरनेट पर लीक हो चुकी है, जिसे लाखों लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, उसका क्या? ये बहुत बड़ा दर्द है। इंटरनेट से उस सामग्री को पूरी तरह मिटाना आखिर कितना संभव है? क्या ये सिर्फ चूहे बिल्ली का एक ना खत्म होने वाला खेल नहीं है, जहां आप एक लिंक हटाते हैं और 4 नए लिंक पैदा हो जाते हैं? ये आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार फाइल बाहर आ गई तो उसे पूरी तरह हटाना लगभग असंभव सा हो जाता है। हालांकि इसके लिए भी एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। अच्छा, वो कैसे रोकते हैं इसे? फिल्म निर्माता आईप्लेक्स जैसे एंटी पायरेसी फर्मों को हायर करते हैं। इन कंपनियों का काम दिन रात सिर्फ इंटरनेट को स्कैन करना होता है। जैसे ही उन्हें सोशल मीडिया या पायरेटेड साइट्स पर फिल्म का कोई भी लिंक मिलता है, वो तुरंत टेक डाउन नोटिस भेजकर उस लिंक को हटाने की मांग करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर तो हजारों वेबसाइट्स हैं यार, और वे रोज अपना नाम और डोमेन बदलती रहती हैं। बिल्कुल। हाँ। अगर कोई वेबसाइट भारत से बाहर किसी ऐसे देश के सर्वर पर चल रही है जहां के कानून अलग हैं, तो वो भारत के टेक डाउन नोटिस को क्यों मानेगी? और क्या हर नए लिंक के लिए फिल्म निर्माताओं को बार बार कोर्ट जाकर आदेश लाना पड़ता है? पहले ऐसा ही होता था, जो कि बहुत ही थकाऊ और प्रैक्टिकली एक असंभव प्रक्रिया थी। लेकिन इसका समाधान डायनामिक इंजंक्शन के रूप में निकाला गया। डायनामिक इंजंक्शन, ये कानूनी भाषा सुनने में थोड़ी भारी लग रही है। इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक फिल्म निर्माता कोर्ट जाता है और एक जॉन डो आदेश प्राप्त करता है। जॉन डो, हाँ, भारतीय अदालतों में इसे अक्सर अशोक कुमार आदेश भी कहा जाता है। ये आदेश किसी एक विशेष व्यक्ति या वेबसाइट के खिलाफ नहीं होता, बल्कि पायरेसी की उस पूरी गतिविधि के खिलाफ होता है। तो इसका फायदा क्या है? इसका मतलब है कि फिल्म निर्माता को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपीज को ये निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है कि अगर इस फिल्म से जुड़ी कोई भी नई वेबसाइट या लिंक सामने आता है तो उसे रियल टाइम में यानी तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। वाह! इसके लिए उन्हें हर नए लिंक के लिए नया अदालती आदेश लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार है। आप बस एक बार आदेश लीजिए और फिर जो भी नया सिर उठाए उसे वहीं कुचल दीजिए। हथियार तो शक्तिशाली है, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा था, ये चूहे बिल्ली का खेल है। समस्या ये है कि पायरेट्स अब इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो अब वो कहाँ जा रहे हैं? वे अब उन तकनीकों का सहारा ले रहे हैं जो कानून की पहुंच से बहुत दूर हैं। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आज के समय में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और एंटी पायरेसी फर्मों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द टेलीग्राम जैसे प्राइवेट कम्युनिकेशन ऐप्स और टॉरेंट्स हैं। टेलीग्राम का नाम तो आजकल हर जगह आ रहा है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा हब बन गया है। हाँ, तो हजारों लाखों लोगों के प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जहां चंद सेकंड में बड़ी बड़ी फाइलें शेयर हो जाती हैं। और क्योंकि वो एक एन्क्रिप्टेड मैसेंजर है, तो ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि फाइल असल में किसने अपलोड की। बिल्कुल। लेकिन टॉरेंट के मामले में क्या दिक्कत है? अगर कोई टॉरेंट वेबसाइट है तो उसे भी तो डायनामिक इंजंक्शन से ब्लॉक किया जा सकता है ना? यहीं पर टॉरेंट की तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। टॉरेंट ऐसा नहीं है कि किसी ने एक मुख्य सर्वर या किसी एक दुकान पर फिल्म अपलोड कर दी और आपने जाकर उस दुकान पर ताला लगा दिया। तो ये काम कैसे करता है? यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसे इस तरह समझिए कि किसी ने एक किताब के पन्ने फाड़कर दुनिया भर में बैठे हजारों अनजान लोगों को बांट दिए हैं। अब वे लोग अपने अपने घरों में बैठकर उन पन्नों की फोटोकॉपी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई एक मुख्य कंप्यूटर या सर्वर है ही नहीं जिसे बंद किया जा सके? बिल्कुल नहीं। टॉरेंट नेटवर्क में फिल्म के छोटे छोटे हिस्से दुनिया भर के हजारों आम यूजर्स के कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। ओहो। जब कोई नया व्यक्ति फिल्म डाउनलोड करता है तो वो किसी एक सर्वर से नहीं, बल्कि उन हजारों यूजर्स के कंप्यूटर से थोड़े थोड़े हिस्से ले रहा होता है। ये तो बहुत ही खौफनाक तकनीक है। मेरा मतलब है, कम से कम कानून की नजरों से तो ये एक डरावना सपना है। हाँ, क्योंकि कानून आखिर किसे नोटिस भेजेगा, कौन सा सर्वर बंद किया जाएगा? जब तक दुनिया के किसी भी कोने में एक भी इंसान के कंप्यूटर पर वो फाइल मौजूद है और उसका इंटरनेट चालू है, वो फिल्म पूरी दुनिया में किसी के भी द्वारा डाउनलोड की जा सकती है। सही बात है। और यही कारण है कि तमाम तकनीकी और कानूनी प्रयासों के बावजूद एक बार फिल्म इंटरनेट पर आ गई तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़े चौराहे पे खड़े हैं। जी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि जन नायगन का ये जो हाई क्वालिटी प्री रिलीज लीक है, ये सिर्फ एक बड़े स्टार की फिल्म को हुए नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मुद्दा है। ये 2023 के नए सिनेमाटोग्राफ एक्ट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है।
इसमें कोई शक नहीं है। ये मामला ही ये तय करेगा कि क्या 5% बजट जुर्माने वाला नया कानून कागजों से निकलकर असल जिंदगी में भी अपराधियों के मन में डर पैदा कर सकता है या नहीं। ये भारत के कानूनी ढांचे की असली परीक्षा है। अगर इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलती है तो शायद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद पर लगे उस नोटोरियस मार्केट के दाग को हमेशा के लिए धो पाएंगे। और ये बात भी साबित हो गई है कि पायरेसी की ये रवारी अब सिर्फ सिनेमा घर में कैमरे छिपाकर ले जाने वालों के खिलाफ नहीं रही। हाँ, वो दौर तो अब पीछे छूट गया। ये लड़ाई अब सप्लाई चेन के अंदर बैठे उन सफेदपोश या व्हाइट कॉलर लोगों से है जिनके पास फिल्म की असली तिजोरी की चाबियां हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। आज हमने देखा कि कानून अब फिल्म के बजट का 5% तक जुर्माना लगाने की ताकत रखता है, जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। हाँ, आर्थिक मौत। और हमने फॉरेंसिक वाटरमार्किंग जैसी अदृश्य और एडवांस्ड टेक्निक के बारे में भी जाना, जो चोरों के डिजिटल फिंगरप्रिंट तक पकड़ लेती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सख्त कानूनों और डरावनी तकनीकों को देखकर निकट भविष्य में सप्लाई चेन से जुड़े लोग चंद पैसों के लालच में ये भारी जोखिम उठाना पूरी तरह से बंद कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर जैसा कि हमने टॉरेंट के मामले में देखा, क्या ये पायरेसी पूरी तरह से उन छिपे हुए डार्क नेट्स और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की अथाह गहराइयों में चली जाएगी? एक ऐसी दुनिया जहां ना तो कोई वाटरमार्क काम आता है, ना ही किसी को ट्रैक किया जा सकता है और ना ही किसी से कोई जुर्माना वसूला जा सकता है। ये एक ऐसी तकनीकी और कानूनी लड़ाई है जिसका अंत अभी मीलों दूर लगता है। ये एक ऐसा विचार है जो ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रातों की नींद खराब करने के लिए काफी है। ऐसा लगता है जैसे हर बार जब कोई नया ताला बनता है तो चोर एक नई और ज्यादा जटिल चाबी ढूंढ लाते हैं। एकदम सही कहा। तो इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।